तो आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के परिचय का पार्ट चौथा। चौथे पार्ट में है आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ। तो बच्चों, इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट की वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं, पार्ट सेकंड के वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा है प्रकृति एवं क्षेत्र, और पार्ट थर्ड के अंतर्गत हमने पढ़ा था व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। और आज हम पढ़ेंगे आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ पार्ट फोर्थ के अंतर्गत। तो बच्चों, इन तीनों जो पढ़ने से पहले जो तीनों वीडियो हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये जाके समझ में आएगा। तो इन तीनों वीडियो का जो लिंक है नीचे वीडियो में दिया गया है, तीनों वीडियो का लिंक उपलब्ध किया गया है, तो आप उनको देखिए, फिर इसको पढ़ें और समझें तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए अब अपने जो भी टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं, आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ। अर्थशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है बच्चों, और अन्य विज्ञानों की तरह इसके कुछ अपने नियम एवं सिद्धांत होते हैं। किसके? अर्थशास्त्र के। वो किस नाम से जाने जाएंगे? आर्थिक नियम एवं आर्थिक सिद्धांत के नाम से जाने जाएंगे। जैसे कि ये जो नियम है, मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है, उत्पत्ति का नियम है, और मजदूरी, लगान, ब्याज, मजदूरी का सिद्धांत है। तो ये जो नियम है, आर्थिक नियम क्या करते हैं? आर्थिक जो घटनाएं हैं, जो कि आर्थिक घटनाएं घटित होती हैं, आर्थिक घटनाएं घटित होती हैं, उसके जो कारण है कि ये घटना किस कारण से घटित हो रही है और उसका परिणाम क्या है, उसके बीच में क्या बताता है, संबंध को व्यक्त करता है आर्थिक नियम। अब यहाँ पे बच्चों आर्थिक जो घटना है, आर्थिक घटनाएं जैसे कि आज किसी वस्तु की कीमत क्या है, कोई भी वस्तु है उसकी कीमत, जैसे कि एक पेन की कीमत ले लो। जब आज कोई भी बच्चा मार्केट में जाएगा खरीदने के लिए, उस पेन की कीमत मार्केट में 10 रुपये है। एक पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपये। 10 रुपये जब उसकी कीमत थी तो मांग कितनी थी? 20 मांग थी। क्या? डिमांड। और जब कीमत बढ़कर 20 हो गई, ये क्या है? प्राइस, और ये हो गई डिमांड। कीमत बढ़कर 20 हो जाती है तो मांग कितनी हो गई? घटकर 10 हो गई। तो कीमत तो क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है, और मांग घट रही है। तो इस स्थिति में ये किस कारण से हो रही है? ये किस कारण से हो रहा है? जैसे कि पेन की कीमत घटी, मांग घटना किस कारण से हो रही है? तो मांग जब घटती है, वो कीमत जब बढ़ती है तो मांग घटती है। जैसे कीमत यहाँ पे 10 रुपये थी तो मांग 20 रुपये थी। जब कीमत 10 से बढ़कर कितनी हो गई? 20 हो गई, तो मांग घटकर 20 से 10 हो गई। तो ये कारण है कि कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है। कीमत बढ़ना एक कारण है, और इसका परिणाम क्या निकलता है? मांग का घटना, मांग का घटना। तो इस प्रकार से आर्थिक जो नियम क्या बताता है? कारण आर्थिक घटनाओं में जो घटित होती है उनके बीच में बच्चों कारण और परिणाम के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। तो आर्थिक नियम के जो निर्माण है, आर्थिक नियम को के निर्माण के लिए कुछ विधियां हैं जिनका सहारा लेना पड़ता है। ये विधियां हैं। अब यहाँ पे बच्चों विधि शब्द क्या है? विधि शब्द क्या है? पहले आप विधि शब्द को समझिए कि विधि है क्या। विधि है एक तर्कपूर्ण प्रणाली। अब यहाँ पे जो तर्क शब्द है, तर्क जो शब्द है बच्चों, तर्क का मतलब है किसी भी चीज़ को अच्छे से उसके बारे में जानना, समझना, और वो उसके बारे में जान के समझ के ये बताना कि ये सत्य है या असत्य है। इसी तरह से तर्कपूर्ण प्रणाली यहाँ है प्रोसेस एक तरह का, है ना। तर्कपूर्ण प्रणाली से होता है विधि से तात्पर्य जिसका प्रयोग सच्चाई को खोजने और उसे व्यक्त करने, किसका? सच्चाई को खोजने और उसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसका? विधि का प्रयोग।
एक सच्चाई को खोजने के लिए एक तर्कपूर्ण एक तरह की प्रणाली है, एक तरह का प्रोसेस है, तर्कपूर्ण एक प्रणाली है जो कि सच्चाई को खोजने और उसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि किसी भी चीज़ के बारे में कि ये सत्य है या असत्य है। हाँ, उसके लिए जो विधि प्रयोग में लाई जाती है। अब आर्थिक नियमों की जो रचना के लिए विधियों का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक नियम जब बनते हैं, जैसे कि आर्थिक नियम यहाँ क्या थे, मांग का नियम, पूर्ति का नियम, उत्पत्ति का नियम। तो ये सारे नियमों की रचना के लिए विधियों का प्रयोग किया जाता है। किनका? विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से बच्चों, आर्थिक जो नियमों के निर्माण के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ। अब ये आर्थिक विश्लेषण की जो विधियाँ हैं बच्चों, वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जिनका भिन्न भिन्न आधार पर, उद्देश्य पर और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम में ली जाती है। अब ये जो आर्थिक विश्लेषण की विधियां हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहली है निर्भरता के आधार पर विधि, दूसरी है समय तत्व के आधार पर विधि और तीसरी है उपकरण व दिशा के आधार पर विधि। तो बच्चों, यहाँ पे निर्भरता के आधार पर जो विधि है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, आंशिक और साम्य। और समय तत्व के आधार पर बांटा गया स्थैतिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक, 3 भागों में बांटा है। और बच्चों, उपकरण व दिशा के आधार पर इसको आर्थिक विश्लेषण की जो विधियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, निगमन विधि और आगमन विधि। निगमन विधि और बच्चों आगमन विधि। और निगमन विधि और आगमन विधि दोनों जो विधियां हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बच्चों, मैं आपको पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इसमें जो विधियां हैं, आज हम जो विधियां हैं निर्भरता के आधार पर और समय तत्व के आधार पर, इन दोनों विधियों को अच्छे से अध्ययन करेंगे और उपकरण व दिशा के आधार पर अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अब निर्भरता के आधार पर जो विधि है वो 2 हैं, एक तो आंशिक विधि और दूसरी सामान्य विधि। आंशिक, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, आंशिक यानी कि सूक्ष्म स्तर पर, आंशिक एक छोटे स्तर पर। तो आर्थिक जो विश्लेषण है किसी एक कारक को ध्यान में रखकर, आर्थिक जब विश्लेषण किया जाता है बच्चों, किसी एक कारक को ध्यान में रखकर जब अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाता है आंशिक विश्लेषण। यहाँ पे वो कारक क्या है? यहाँ पे बच्चों वो कारक है कि एक वस्तु जिसको कि उपभोक्ता खरीद रहा है, उस वस्तु की कीमत को ध्यान में रखकर जो अध्ययन किया जाता है, जो विश्लेषण किया जाता है, वो कहलाता है आंशिक विश्लेषण। और इसमें जैसे कि वस्तु की मांग जिसको अभी मैंने बताया, जैसे उपभोक्ता जिस वस्तु की मांग कर रहा है उसी की कीमत को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। बाकी सभी जो अन्य कारक हैं, अब बच्चों यहाँ पे जो अन्य कारक क्या हैं, अन्य कारक वो हमने पिछले वीडियो में भी बताए हुए। अन्य कारक क्या है? अन्य कारक कौन से हैं? जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, ये सभी अन्य कारक हैं। तो इन सभी अन्य कारकों को क्या माना गया है? स्थिर माना गया है। क्या माना गया? स्थिर। सिर्फ एक कारक को ध्यान में रखकर किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है? आंशिक विश्लेषण कहलाता है। अब देखिए, एक कारक, जैसे कि इसमें एक कारक है वस्तु की कीमत घट रही है, बढ़ रही है, उसके कीमत के बढ़ने पर मांग कितनी हुई, कीमत के घटने पर मांग कितनी हुई, इस चीज़ को ही ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है आंशिक विश्लेषण। अब आएंगे हम सामान्य अध्ययन पर। सामान्य विश्लेषण उस वस्तु की मांग का अध्ययन जिस वस्तु को उपभोक्ता मांग की जा रही है, उस वस्तु की मांग का जब अध्ययन करेंगे
तो उस वस्तु की कीमत के साथ, जैसे कि आंशिक विश्लेषण में कीमत को ही ध्यान में रखकर अध्ययन किया गया है, और सामान्य जो अध्ययन में हम अध्ययन करेंगे तो वस्तु की कीमत के साथ साथ क्या है, अन्य कारक, वस्तु सामान्य अन्य कारकों को भी ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। मतलब कि सारे कारकों का प्रभाव उस पर देखा जाता है। सारे कारक जैसे कि वस्तु की स्वयं की कीमत, जिसको उपभोक्ता जिसकी मांग करता है उसकी स्वयं की कीमत, और उसकी उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन। अब बच्चों यहाँ पे जो उपभोक्ता की आय है, यानी कि जैसे वस्तु की कीमत है, वस्तु की कीमत बढ़ गई, जैसे हमने पेन का उदाहरण दिया था, जैसे एक पेन की कीमत बढ़ गई, पहले पेन की कीमत पहले 10 रुपये थी, अब वो बढ़कर 20 रुपये हो जाती है। जब उसकी कीमत 10 रुपये थी तो 10 रुपये थी उसकी कीमत, प्राइस 10 रुपये थी, तो उसकी डिमांड कितनी थी, 20। लेकिन जब कीमत बढ़कर कितनी हो गई, कीमत बढ़कर 15 हो जाती है, तो उसकी डिमांड कितनी हो गई, मांग 10 हो गई। तो इस स्थिति में यह वस्तु की कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। लेकिन जब आय होती है, उपभोक्ता की जब आय होती है बच्चों, तो उस आय के अनुसार क्या होता है कि जैसे कीमत बढ़ रही है और उपभोक्ता की आय भी बढ़ गई। अब उपभोक्ता की आय जब बढ़ जाती है तो उसकी कीमत चाहे ज़्यादा हो तो भी वो खरीद लेता है जब उसे आवश्यकता होती है। तो इसीलिए उसकी रुचि, अगर रुचि पर भी निर्भर करता है, उसकी रुचि इससे बदलकर दूसरी चीज़ में हो गई है, चाय से पीकर चाय नहीं पीकर, चाय और कॉफ़ी 2 चीज़ है, कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई तो चाय लेगा। लेकिन जब उसकी आय भी बढ़ जाती है तो वो कॉफ़ी का उपभोग करने लग जाता है। इस तरह से क्या होता है कि सारे कारकों को ध्यान में रखकर जो अध्ययन किया जाता है वस्तु की कीमत के साथ साथ, जब सभी कारकों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, सामान्य विश्लेषण। जैसे कि वस्तु की प्रतिस्थापक वस्तु। अब यहाँ पे प्रतिस्थापक जो शब्द है बच्चों, वो प्रतिस्थापक शब्द अभी मैंने एक उदाहरण दिया था चाय और कॉफ़ी का। तो प्रतिस्थापक यानी कि प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आमदनी, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता का फैशन, इनके आधार पर किया जाने वाला अध्ययन। तो यहाँ पे जैसे प्रतिस्थापक वस्तु है, एक जो वस्तु है चाय की पहले कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई, अब कीमत बढ़ जाने से उसकी क्या होगी, वो क्या करेगा, कॉफ़ी को छोड़ेगा और चाय का उपभोग करेगा। तो ये तो हो गई दोनों प्रतिस्थापक, यानी प्रतिस्थापक वर्ड है, वर्ड जो शब्द है प्रतिस्थापक वो है कि एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु स्थापन करना, उसका उपभोग करना। पहले कॉफ़ी का उपभोग करता था तो अभी वर्तमान में वो कॉफ़ी की जब कीमत इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो किसका उपभोग करने लग गया, चाय का उपभोग करने लग गया है। एक आमदनी है, उपभोक्ता की रुचि है और फैशन है, इन सब के आधार पर अध्ययन किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है, सामान्य अध्ययन। अब समय तत्व के आधार पर दूसरी जो विधि आएगी हमारी विश्लेषण की, वो समय तत्व के आधार पर, समय तत्व के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है, एक तो है स्थैतिक अध्ययन, दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन। तो स्थैतिक अध्ययन क्या है कि एक विशेष बिंदु के संबंध में स्थैतिक विश्लेषण कहलाता है। जब एक विशेष बिंदु के संबंध में जब अध्ययन किया जाता है, एक विशेष बिंदु में विशेष समय में जब संतुलन की स्थिति में स्थिर अवस्था होती है, तो उस स्थिति में जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है स्थैतिक विश्लेषण। एक समय विशेष बिंदु पर जो अध्ययन किया जाता है, जब अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होता है। जैसे कि उपभोक्ता और उत्पादक का मैंने उदाहरण दिया था कि उत्पादक क्या करेगा, उत्पादक अपने उत्पादन को कब अधिकतम करेगा, जब वस्तु की कीमत अधिकतम होगी और निश्चित कीमत पर, अधिक कीमत पर वो अपना उत्पादन अधिक करना चाहेगा। किसके उद्देश्य से, लाभ के उद्देश्य से। और एक उपभोक्ता है, वो अपना उपभोग को कब अधिकतम उपभोग करके कब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहेगा कि अपनी दी हुई आमदनी पर और दी हुई वस्तु की कीमत पर खरीद के वस्तु को वो अपना जो अधिकतम अपने आप को क्या करेगा, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। अब वो संतुष्टि का जो बिंदु है वो कहलाएगा स्थिति बिंदु, यानी कि संतुलित बिंदु, संतुलन बिंदु। तो यहाँ पे एक स्थिर अवस्था, संतुलित अवस्था एक विशेष बिंदु है,
यहाँ पे स्थिर अवस्था और बच्चों संतुलित अवस्था क्या है, एक विशेष बिंदु है। ये तो हो गया स्थिति की विश्लेषण। और इसकी दूसरी जो विधि है तुलनात्मक विधि। तो अब बच्चों देखो, तुलनात्मक जो विधि है, तुलनात्मक विधि के अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण के समय दो बिंदुओं से संबंधित स्थितियों की तुलना करने पर उसे क्या कहेंगे, तुलनात्मक विश्लेषण कहते हैं। तो दो समय बिंदुओं से, अब तुलनात्मक विधि जैसे कि कोई भी वस्तु है, दो बिंदुओं के बीच में, दो साम्य बिंदुओं के बीच में तुलना की जाती है। जैसे कोई भी दो वस्तु है, जैसे अब हम पेन का उदाहरण देते आ रहे हैं अभी, तो पेन की जो आज तो कीमत कितनी, जैसे एक सप्ताह में, पिछले सप्ताह को हम कंपेयर करेंगे, पिछले सप्ताह की तुलना हम अब इस सप्ताह से करेंगे कि उस पेन की कीमत पिछले सप्ताह क्या थी और इस सप्ताह क्या है। वो संतुलन बिंदु हो गया ना, जिस पर उपभोक्ताओं ने खरीदा है पिछले सप्ताह में। तो पिछले सप्ताह में उसकी एवरेज जो कीमत, संतुलित जो कीमत थी वो क्या है और इस सप्ताह उसमें कितना है। तो दोनों के बीच में जब तुलना करेंगे तो वो दो बिंदुओं के बीच में तुलना हो रही है, इसका मतलब है वो तुलनात्मक स्थिति और तुलनात्मक विश्लेषण उसे कहा जाता है। जैसे दो साम्य बिंदु, अभी उदाहरण दिया मैंने, चाहे फिर ऐसे ले लो कि आज उस वस्तु की कीमत कितनी है और कल कितनी है। तो वो जो संतुलन बिंदु है दोनों का, कीमतों का, उसके बीच में जो भी संतुलन की स्थिति है वो उनके बीच में तुलना की जाती है। तो संतुलन जो बिंदुओं के बीच की तुलना दो, वो क्या कहलाती है, तुलनात्मक विश्लेषण। अब तीसरा जो तीन समय तत्व के आधार पर तीन भागों में बांटी गई थी, एक तो स्थैतिक, दूसरा तुलनात्मक, तीसरी प्रायोगिक। प्रायोगिक जो शब्द है हमने देखो पहले भी जो व्यष्टि और समष्टि जो अर्थशास्त्र का जो भी उसमें प्रकृति एवं क्षेत्र में पढ़ा था, पिछली जो वीडियो में पढ़ा था बच्चों, उसमें देखा गया है कि जो स्थैतिक है, आंशिक है, उसमें भी बताए गए हैं, है ना। लेकिन प्रायोगिक यहाँ सब किससे लिया गया है, परिवर्तन से लिया गया है। किससे लिया गया है, परिवर्तन। तो बच्चों जब दो साम्यों के मध्य होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला, दो साम्यों के मध्य जो परिवर्तन की श्रृंखला होती है और फिर उसका आर्थिक अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आर्थिक विश्लेषण, प्रायोगिक विश्लेषण कहलाता है। यानी कि परिवर्तन की श्रृंखला होती है, साम्य के बिंदुओं के बीच में जो कीमतों का जो उतार चढ़ाव होता है, संतुलन बिंदु एक हो जाता है जिस पर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, फिर उसके बाद उसकी कीमत बढ़ गई, मांग घट गई, फिर एक स्थिति बीच में है, दोनों के बीच मांग घटी तो कीमत घटी तो मांग बढ़ गई, और दोनों के बीच की जो स्थिति होती है वो है संतुलित बिंदु। तो ये तो प्रायोगिक एक परिवर्तन की जो श्रृंखला है उससे इसको संबंधित किया गया है। जैसे कि अब देखो रैगनर फ्रिश ने क्या किया था, रैगनर फ्रिश ने 1928 में आर्थिक स्थैतिक और आर्थिक प्रायोगिक शब्दों का प्रयोग किया था। सबसे पहले आर्थिक स्थैतिक और आर्थिक प्रायोगिक किसने प्रयोग किया था, रैगनर फ्रिश ने 1928 में, कि आर्थिक स्थैतिक और आर्थिक प्रायोगिक शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें जो उपकरण के आधार पर जो विधियाँ हैं उनको हम अगले वीडियो में स्पष्ट करेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आगमन, निगमन और आगमन विधि। धन्यवाद।